राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 3 राउंड की गिनती बाकी है। 13 राउंड के बाद अक्षता सैनी 17,786 वोट से आगे चल रही हैं। अंबाला में मेयर पद पर बीजेपी की अक्षता सैनी आगे चल रही हैं, जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई अक्षता सैनी। अब 3 राउंड की गिनती जो है वो बाकी है वोट्स की, और इस 3 राउंड की वोटों की गिनती की ही बस दूरी है और उसके बाद साफ हो जाएगा कि अक्षता सैनी इस चुनाव को कितने वोटों के अंतर से जीतने जा रही हैं, कितना बड़ा मार्जिन लेकर अक्षता सैनी इस चुनाव में विजयी होती हैं। 13 राउंड के बाद अक्षता सैनी 17,786 वोटों पर फिलहाल आगे चल रही हैं। मेयर पद पर भारतीय जनता पार्टी की अक्षता सैनी आगे हैं और 3 राउंड की गिनती रह गई है। उसके बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी, ये नतीजे भी अंबाला से सामने आएंगे और वो सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम आपको दिखाने का काम करेंगे। जितेंद्र चंदेलिया जी, जल्दी से एक लाइन में मेरा जवाब दे दीजिए, दिस वे दैट वे, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस पार्टी विच वे है फिलहाल? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनादेश का जल्दी से। जनादेश नहीं है, जनादेश नहीं है। अच्छा, जनादेश नहीं है। लीजिए बदतर हालात, आप देख लीजिए कौन हरियाणा के अंदर सुरक्षित है। अरे आखिरी पंक्ति का व्यक्ति जिनके पैर मोदी जी ने धोए, सफाई कर्मचारी की मैं बात करूं, उनको कहाँ पक्का किया गया है? इनके मैनिफेस्टो में था, कहाँ गया डीएसपी का वो नारा जो नायब सिंह सैनी दे रहे थे छाती पीट कर? आज वो सफाई कर्मचारी दर दर की ठोकर खा रहा है, जो स्वच्छता का वातावरण देता है। कोरोना काल में जिन्होंने सबों का दासन किया बिना, ठीक है जितेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि ये मैंडेट नहीं, कोई मूलभूत चीजें नहीं, ठीक है, आएंगे उन तमाम, आपसे भी जवाब लूंगी। संदीप जी, बहुत देर से विजेंद्र रेड्डू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ। रेड्डू साहब, जनता का मैंडेट नहीं है, जितेंद्र जी तो ये कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? प्रतिमा जी, बिल्कुल जनता का मैंडेट है और जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम प्रणाम करते हैं और दिल की गहराइयों से इसको स्वीकार करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा प्रतिमा जी कि ये जो चुनाव है इसका जो मेरा कंक्लूजन है, बहुत दिनों से हम इसकी डिबेट कर रहे हैं, आपके चैनल पर भी कई बार मौका मिला है इस चुनाव के बारे में बातें करने का, तो इसका जो कंक्लूजन जो है ना ये है कि ये चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ है, ये चुनाव पार्टियों के आधार पर हुआ है। क्योंकि अगर मुद्दों के आधार पर होता तो इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को भारी बहुमत मिल सकता था। क्योंकि आज प्रदेश में जो मुद्दे उठाने का काम किया वो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने इतने सारे मुद्दे दे रखे थे, तो मतलब इंडियन नेशनल लोकदल को भी नकार दिया लोगों ने, ये माना जाए? मैं कह रहा हूँ ना, मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं हुआ, ये पार्टियों के आधार पर हुआ। क्योंकि जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे अपने हरियाणा तो वही तो मेरा सवाल है रेड्डू साहब, एज अ पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल को लोगों ने निकाय चुनाव में भी नकार दिया? नहीं, नकारा नहीं है लोगों ने, क्योंकि लोग नकारते तो लोग जो है अभय सिंह प्रचार करने के लिए गए, बहुत भारी समर्थन मिला, बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं अभय सिंह चौटाला ने करने का काम किया और लोगों ने विश्वास और भरोसा भी दिलवाने का काम किया कि हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के समर्थन में अपना वोट करने का काम करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो चुनाव आया तो ये जो चुनाव थे ये मुद्दों पर न टिक करके ये पार्टी के आधार पर चला गया। क्योंकि रैलियों में भीड़ आना ये गारंटी नहीं है कि उतनी वोट भी पड़ेंगे। हाँ, ये भी कंफर्म है प्रतिमा जी, इट इज 100% कंफर्म। जो रैलियां जो है ना, वोट का मायना नहीं है, वोट का पैमाना नहीं है रैलियां कोई। लेकिन इस चुनाव से आपको इतना तो मालूम चल गया कि दिल्ली बहुत दूर है आप लोगों के लिए। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दिल्ली हमारी नजदीक है। क्योंकि अभी 3-3.5 साल का शासन हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बचा हुआ है। चंडीगढ़ बहुत दूर है, मान ले। नहीं है, चंडीगढ़ दूर नहीं है हमारे लिए। चंडीगढ़ तो हमारी 29 में हमारी होगी चंडीगढ़। हाँ। क्यों होगी? एक मिनट 2 सेंटेंस में मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। देखिए, ये चुनाव जो है मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ, ये पार्टी के आधार पर हुआ और प्रदेश की जनता ने मन बनाया कि अभी 3-3.5 साल का शासक भारतीय जनता पार्टी का बचा हुआ है, तो यही लोग कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए इनके पक्ष में मतदान हुआ। और दूसरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास 37 विधायक थे, विपक्ष की बड़ा विपक्ष ये है, मजबूत नहीं है लेकिन बड़ा विपक्ष है, और कहीं ना कहीं इनको भी वो परसेंटेज नहीं मिला जो, लेकिन 32 रह गए ना, ये चुनाव आते आते तो 32 हो गए, 5 को सस्पेंड कर दिया गया। 5 सस्पेंड भी हो गए, 4 भी सस्पेंशन के अंडर चल रहे हैं इनके, वो भी जाएंगे और 28 ही रह जाएंगे इनके।
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने, देखिए जिस प्रकार से लगभग हर जगह एक उकलाना को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी लगभग जीतती हुई दिखाई दे रही है, उसका दूसरा बड़ा कारण है प्रदेश की जनता दो जगह जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण रूप से मैदान को खाली छोड़ दिया। इनके पास 37 विधायक थे, यदि सही से ये चुनाव लड़ते तो इनमें इनको फायदा मिल सकता था, परंतु किसी भी लीडर ने कहीं भी जाकर के किसी प्रकार से भी इन चुनाव के प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लिया। ईवीएम को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? ईवीएम को, इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट दे रहे हैं आपके? नहीं, देखिए ईवीएम को हमने पहले भी क्लीन चिट दी है, जब भी इन्होंने वोट चोरी के इल्जाम लगाए कांग्रेस वालों ने, रैलियां निकाली, हमने हमेशा इस बात को दृढ़ता से उठाने का काम किया कि ये वोट चोरी नहीं हो सकती है, ईवीएम से वोट चोरी नहीं होगी। लेकिन प्रतिमा जी, एक क्वेश्चन जरूर मैं उठाऊंगा, जिस प्रकार से कैमरे बंद हुए, मैं परसों संदीप हिंदुस्तानी के साथ ही बैठा हुआ था और मैंने पूछा था कि आप क्या जो विपक्ष है उसको संतुष्ट करेंगे, कैमरे आपके बंद क्यों हुए? यहाँ पर जरूर मेरा एक क्वेश्चन है, कैमरे बंद होना अभी भी साथ ही बैठे हैं, पूछती हूँ रेडू साहब, संदीप हिंदुस्तानी जी, विपक्ष को संतुष्ट करेंगे या फिर नहीं? वो बेचारे बोलते रहेंगे, आप कैमरा बंद कराते रहेंगे और पीछे से पता नहीं कौन सी गेम चलती रहेगी। देखिए प्रतिमा जी, पहले तो जो कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कुछ आरोप लगाए कि बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं हुआ, अगर बैलेट पेपर से होता तो हम जीतते। इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है या इनको जानकारी का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा, 1 साल पहले की बात है, उत्तराखंड में चुनाव थे, निकाय के चुनाव थे, 11 निगमों के चुनाव थे, कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई थी। 11 के 11 पे कमल का फूल खिला था। छत्तीसगढ़ में भी निकाय के चुनाव थे, वहां 10 सीटों पे थे, वहां भी कांग्रेस पार्टी खाता नहीं खोल पाई थी, 0 पे सिमटी थी। दोनों जगह पे चुनाव हुआ था, वो बैलेट पेपर पे हुआ था। अब उन्होंने एक बड़ी शेर शायरी से आरोप लगाए गुनहगार वगैरह का, तो उसी का मैं एक जवाब देना चाहूंगा कि जिनके हाथों पर दाग थे वही हिसाब मांग रहे हैं, जिनके हाथों पर दाग थे वही हिसाब मांग रहे हैं। गुनहगार याद गुनह का इल्जाम लगा रहे हैं। सियासत का एक ऐसा अजीब मंजर देखो, जो कटघरे में है वही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि ये जनता से कट चुकी पार्टी है। कैमरे बंद नहीं हुए भैया, आपको देख के जनता ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। जनता आपको देखना नहीं चाहती। जिस प्रकार से 60 साल तक आपने देश पे शासन किया था और जनता को इतना पीड़ित किया था, इतना आप लोगों ने शोषण किया था जनता का, तो जनता आपके दिए हुए जख्मों को भूली नहीं है। किस प्रकार से कांग्रेस के राज में हरियाणा में ही बुजुर्गों की क्या हालत थी, मात्र 500 रुपए पेंशन मिलती थी। 500 रुपए पेंशन के लिए बुजुर्गों को 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, 10 लोगों के अंगूठे लगवाने पड़ते थे, तब जाके 500 रुपए आते थे। आज बुजुर्गों को घर बैठे 32 रुपए नायब सिंह सैनी जी की सरकार दे रही है। लेकिन इनके समय में युवाओं को किस प्रकार से रोजगार मिलता था? लेकिन एक सवाल बीच में मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप भले ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आप रिजल्ट जब आते हैं तो देखने को भी मिलता है, वो तमाम चीजें होती भी हैं, लेकिन स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाना, सीसीटीवी चलना ही नहीं, 1-1.5 घंटे तक कोई फीड ही नहीं आना, ये क्या सवाल उठाने योग्य बात नहीं है? और अगर इसको लेके विपक्ष सवाल उठा रहा है, कांग्रेस पूछ रही है, आईएनएलडी पूछ रही है, तो आप लोगों को कम से कम ये मेक श्योर तो करना चाहिए कि भाई उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर तो कम से कम हो। इलेक्शन कमीशन को इस पे एक क्लैरिटी से जवाब तो देना चाहिए कि भाई कुछ भी गलत नहीं किया जा रहा है, कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, स्ट्रांग रूम बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सील्ड है और किसी भी तरीके का कोई वायलेशन वहां पे नहीं हो रहा है। देखिए प्रतिमा जी, जब विपक्ष ने आरोप लगाए किसी भी विषय को लेके, विपक्ष ईवीएम के ऊपर आरोप लगाता रहा कि ईवीएम से वोट चोरी ये लोग करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जितनी भी भारत में पार्टियां हैं सभी को बुलाया कि जिसको भी ईवीएम पे डाउट है, जो भी ये बोलता है कि ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है, वो अपनी टीम के साथ, अपनी टेक्निकल टीम के साथ आए और प्रूव करके दिखाएं। कोई भी पार्टी हिंदुस्तान की गई नहीं उसमें, क्योंकि इनको पता है ईवीएम से वोट चोरी होती नहीं है। लेकिन ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, कांग्रेस पार्टी आज अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जो इनका बहुत कमजोर नेतृत्व है, चाहे शीर्ष में राहुल गांधी की बात कर ले या हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की बात कर ले, जब से हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कमान संभाली है,
आप याद करिए 2005 में कांग्रेस पार्टी को कितना बड़ा जनादेश दिया था हरियाणा की जनता ने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे, 2009 में उनके उसमें चुनाव लड़ा गया, 14 में, 19 में, 24 में कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सिकुड़ती हुई चली गई है प्रतिमा जी। ऐसे आप राहुल गांधी को उठा के देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 100 बड़े चुनाव हार चुकी है। शतक लगा दिया है कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में हार का। उसमें मैं निकाय चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं 3 बड़े लोकसभा चुनाव की, और जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं सिलसिलेवार 100 चुनाव राहुल गांधी आ रहे हैं। तो इनको अपने नेतृत्व के ऊपर विचार करना चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। इनकी नीतियां किस प्रकार की हैं उसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये किस प्रकार से जनता को भ्रमित करते हैं, यात्रा निकालते हैं और उसको मोहब्बत की दुकान का नाम देते हैं, और उस मोहब्बत की दुकान में हरियाणा के कार्यकर्ताओं को धक्के मारे जाते हैं। अभी राहुल गांधी आए थे 3 दिन पहले हरियाणा में, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को धक्के मार के साइड किनारे किया गया, वो वीडियो सारे लोगों ने देखी है, वो हमारे दलित भाइयों ने भी देखी है। किस प्रकार से 2024 के विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का अपमान करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। 2019 में किस प्रकार से अशोक तंवर का अपमान करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। जनता ये सारी चीजें भली भांति देखती है, जनता ये सारी चीजें जानती है। मैं युवाओं की बात कर रहा था, इनके समय में पर्ची खर्ची से रोजगार मिलता था, भाई भतीजेवाद की छटनी होती थी, परिवारवाद के हिसाब से नौकरियां मिलती थी, क्षेत्र के हिसाब से नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने युवाओं को उनके काबिलियत के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से प्रतिमा जी 2 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। उन बच्चों को रोजगार मिला है जिनके सर के ऊपर छत नहीं होती थी, वो बच्चे भी एसडीएम बने हैं। तो क्या वो बेटा, क्या उसके माता पिता, क्या उसके दादा दादी, क्या उसके चाचा चाची, उसके ताऊ ताई, उसके नाना नानी बीजेपी को वोट देंगे कि कांग्रेस को वोट देंगे? ये बोलते हैं कि ईवीएम चोरी हो गई। हमने लोगों के दिलों तक अपनी जगह बनाई है, हम लोगों के दिलों तक पहुंचे हैं। ये ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा के फिर से एक्सपोज हो रहे हैं। बार बार जनता ने इनको चुनाव में आईना दिखाया है। और जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की अभी बात हो रही थी कुछ दिन पहले, जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल गिरा के कांग्रेस पार्टी ने जिस टेबल पे थाप मारी थी, उस नारी शक्ति ने मात्र 2 सप्ताह में अपने अपमान का बदला लिया है। हम पहले बताते आ रहे हैं कि नारी हर चीज को बर्दाश्त कर सकती है, अपने अपमान को कभी नहीं भूलती। आप आसाम में देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आप पश्चिम बंगाल में देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आप पुदुचेरी में देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आप तमिलनाडु में देखिए कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। और ये हरियाणा का निकाय चुनाव इसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा की चल एक बार रोकूंगे, एक बार रोकना पड़ेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त है आपके टीवी स्क्रीन पर, ये बड़ी खबर। अंबाला में मेयर पद पर बीजेपी जीत की तरफ अग्रसर, लगातार आगे बढ़ती हुई। 2 राउंड की गिनती बाकी है, 14 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। अंबाला से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महज 2 राउंड की गिनती रह गई है। 19,889 वोट से फिलहाल 14 राउंड की गिनती के बाद अक्षता सैनी आगे चल रही हैं। ये बड़ी खबर, 2 राउंड की गिनती बाकी है महज, और एक बड़ी जीत की तरफ अंबाला में भी भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार अक्षता सैनी आगे बढ़ रही हैं, और कमल अंबाला में भी खिलने वाला है। अब से 10-15 मिनट में शायद इसको लेकर भी फाइनल जो रिजल्ट्स हैं अंबाला में घोषित कर दिए जाएं, और एक बड़ी जीत अंबाला में भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार को अक्षता सैनी को मिलती हुई नजर आ रही है। इससे पहले सीएम नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ कहा जब बात हुई हरियाणा न्यूज से, वो सुना देते हैं जल्दी से आपको। थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं। और अभी हो जाएगा, 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद फिर कोई। चले, तो जीतने वाले तमाम प्रत्याशियों को बधाई नायब सिंह सैनी साहब ने दे दी है। पंचकुला ले चलते हैं आपको, तारा ठाकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं वहां से। तारा, क्या कुछ अभी और इंतजार करना पड़ेगा मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं? हालांकि बहुत ज्यादा बवाल तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने पहले ही कर दिया है। क्या लग रहा है रिजल्ट के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए और कितना इंतजार?
जी बिल्कुल, देखिए कुछ समय और लगेगा। लगातार जिस प्रकार से नगर निगम पंचकुला के मेयर और पार्षद उम्मीदवारों को लेकर जो है मतगणना चल रही है, ऐसे में जो मेयर प्रत्याशी की अगर बात करें तो जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी हैं वो जो है कांग्रेस की जो मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज से करीब 12,000 से ज्यादा वोटें जो है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल अभी जो आंकड़े आए हैं सुबह से जो काउंटिंग चल रही है उसको लेकर अगर बात की जाए तो शुरू से ही जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर उम्मीदवार हैं श्यामला बंसल, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ये बढ़त जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जो लीड है 3,282 की हो चुकी है। छठा राउंड खत्म होने के बाद सातवां राउंड जो है जो काउंटिंग का वो चल रहा है। कहीं ना कहीं जो रुझान है वो यही बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर उम्मीदवार है वो काफी अच्छा मार्जिन लेकर आगे चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात करें तो वो भाजपा के जो मेयर उम्मीदवार हैं उनसे काफी पीछे हैं। अगर वार्ड वाइज बात की जाए तो अभी तक 1 से 10 वार्डों की जो काउंटिंग हुई है उसमें भी ज्यादातर जो भाजपा के जो पार्षद हैं वो आगे चल रहे हैं। मार्जिन क्या रहेगा अंत में जो अंतिम जो राउंड होगा उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि दोनों कैंडिडेट्स के बीच जो मार्जिन है लेकिन सुधा वो क्या भारद्वाज रहने ने वाला है। बहुत लेकिन गंभीर कुछ देर आरोप पहले लगाए ही यहाँ तारा, लेकिन सुधा भारद्वाज ने बहुत गंभीर आरोप लगाए, कहा कि भाई ये सब कुछ क्या चल रहा है, 1.5 घंटे तक सीसीटीवी बंद रहा और इसके अलावा डेमोक्रेसी का मजाक बनाया जा रहा है, तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की गई। तो जा चुकी है काउंटिंग सेंटर से सुधा भारद्वाज, हार मान ली है? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले वो यहाँ जी बिल्कुल निश्चित, क्योंकि अभी जिस प्रकार से काउंटिंग के दौरान सुधा भारद्वाज यहाँ मौजूद थे, उनके जो पति हैं कांग्रेस प्रदेश के मीडिया प्रभारी वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, उन्होंने सीधा सीधा जो है आरोप लगाया है और लोकतंत्र की हत्या बताया है इसको लेकर। जिस प्रकार से जो लीड है भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर प्रत्याशी हैं वो 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कई संगीन आरोप लगाए हैं। 2 दिन पहले जो स्ट्रांग रूम है उसका कैमरा बंद हुआ था, उस दौरान भी 1.5 घंटे तक जो है कैमरा बंद हुआ, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए भी 1.5 घंटे तक जो सीसीटीवी कैमरा वो बंद रखा गया और कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका जताई है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि इस मामले को लेकर वो शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो उन्होंने अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब वो आगे शिकायत दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि जो गड़बड़ी की गई है, कहा गया इतने बड़े एलिगेशन पे क्या कोई भी स्पष्टीकरण इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिया गया कि क्या प्रॉब्लम हुई थी, सीसीटीवी क्यों बंद हुआ, 1.5 से 2 घंटे बंद रहा उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम में भी कुछ खिड़की थी, कोई शीशा था, वो वहां से एंट्री एग्जिट का कुछ चीजें थी, वहां पे कैमरा भी नहीं था बैक साइड में। तो बहुत सारे सीरियस एलिगेशन लगाए, क्या कोई जवाब मिला इलेक्शन कमीशन से तमाम एलिगेशंस पर? आज बिल्कुल देखिए, इस मामले को लेकर जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुधा भारद्वाज, उनके द्वारा लिखित में एक शिकायत जरूर उपायुक्त पंचकुला को दी थी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है, लेकिन उसमें अभी कोई जवाब नहीं आया है। और जो सीसीटीवी कैमरा बंद होने का मामला था उसमें भी जिस दिन ये हंगामा हुआ उन्होंने चारों तरफ से देखा और आज ये आरोप लगाया कि जो दीवारें हैं वो ताजा बनाई गई थी। कहीं ना कहीं उन्होंने जो ईवीएम से छेड़छाड़ का सीधा सीधा आरोप लगाया है। तो अब इस मामले को लेकर क्या इलेक्शन कमीशन अपना संज्ञान लेता है, क्या सुधा भारद्वाज आज की काउंटिंग के दौरान जो उन्होंने आरोप लगाए हैं क्या उस पर शिकायत देती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं 20 वार्डों में जो है, जिसमें से 10 में जो है भाजपा जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। लेकिन आगे आगे जैसे नतीजे आएंगे वो क्लियर होंगे। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप की बात है उसको लेकर इलेक्शन कमीशन क्या संज्ञान लेता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए, जो भी नतीजे आए सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर हम दिखाने का काम कर रहे हैं। आप डटे रहिए, बने रहिए ग्राउंड पे और तमाम अपडेट्स भेजते रहिए। तारा, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए और तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। संदीप जी, आप अपनी बात रखिए क्योंकि बहुत सारे सवाल आप ही की पार्टी से पूछे गए थे, तो मैं चाहूंगी कि सब पर आप जवाब दीजिए। जी, अब बात करता हूं मैं। इनेलो के साथी प्रवक्ता ने कुछ आरोप हमारे ऊपर लगाए थे। नहीं, कम से कम ईवीएम को तो क्लीन चिट दे दी उन्होंने। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा प्रतिमा जी कि इनेलो के सुप्रीमो जिस प्रकार से चुनाव से पहले
हरियाणा के नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का किस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये डम्मी सीएम तक कह के बोलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में जिस माननीय मुख्यमंत्री को हरियाणा की जनता ने जनादेश देके चुना, उनको ये बोलते हैं कि ये तो डम्मी है और मैं उसको सीएम नहीं मानता। आप अहंकार देखिए इनेलो पार्टी का, इससे इनका अहंकार पता लगता है कि मैं तो नायब सिंह सैनी को सीएम ही नहीं मानता, वो तो डम्मी है। आज उन्हीं इनेलो को हरियाणा की जनता ने बता दिया है। फिर से रोकना पड़ेगा, एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, सोनीपत में हार को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी का बयान सामने आया है। जनता का जो फैसला है स्वीकार्य है। तो कमल दीवान साहब ने जनता के फैसले को स्वीकार लिया है। बीजेपी प्रत्याशी राजीव जैन को जीत की बधाई दी है। लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है। कमल दीवान साहब ये कह रहे हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए कांग्रेस पार्टी के। हालांकि चुनाव बहुत ही इनके लिए भी कंफ्यूजिंग हो गया था। बहुत ही कंफ्यूजन इस बात को लेके थी, दीवान साहब को भी चुनाव लड़े या ना लड़े, अपने लोग ही कहीं भीतर घात ना कर दें। बहुत सारी चीजों का डर इन्हें सता रहा था, जिसके बाद ये जानकारी भी आई कि उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि पार्टी ने फिर समझाया और वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हुई तो कन्विंस भी हुए और दीवान साहब चुनाव लड़े भी, लेकिन जीत नहीं मिल पाई है। एक बड़ी जीत राजीव जैन ने यहाँ पर सोनीपत से बीजेपी की झोली में डालने का काम किया है। दीवान साहब जिसके बाद जनता का जो फैसला है उसको स्वीकार करते हैं, बधाई देते हैं राजीव जैन साहब को। और क्या कुछ कहते हैं ये बयान सुन लीजिए आप। जो सोनीपत की जनता का फैसला आया उसको हमने स्वीकारा है और सोनीपत की जनता का धन्यवाद। तो तकरीबन 54,100 कुछ वोट मिले। तो जो भी है और जो हमारे मेयर बने उनको शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि जो जो मुद्दे हमने उठाए उन पर वो काम करेंगे और जो सोनीपत में विकास कार्य ऐसे सुचारू। क्या कमियां क्या रही? देखिए कमियां तो बैठ के समीक्षा करेंगे, बाकी जो जनमत का फैसला है उसको हमने माना है। क्या कहना चाहोगे बीजेपी जिस तरह से जीत हासिल की है काफी बड़े मार्जिन से? देखिए जो है लोकतंत्र है, एक ने जीतना एक ने हारना है। जो हारे हैं तो हार को स्वीकारा है। अगली क्या रणनीति है जी आगे चुनाव की? आगे देखिए अब जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के सिपाही है, लड़ाई लड़ते रहेंगे घर पे। तो हार को स्वीकार लिया है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा फोन लाइन